नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो शुरू हो चुका है चुनाव का सबसे बड़ा शो, ऐलान जंग। और ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर जरा दिखाना चाहता हूं। मेरे पीछे ये क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। इसमें तमाम वो लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कुर्सी की इस दौड़ में शामिल है कहीं ना कहीं, यानी खेला होवे वाली स्थिति नजर आ रही है अगर विपक्षी खेमे की बात की जाए। लेकिन गठबंधन में रार क्यों है, ये तो हम आपको बताएंगे। दरअसल कहते हैं कि राजनीति में जो अक्सर होते हुए दिखता है वो वास्तव में होता नहीं। और सियासत की ये लोकोक्ति एक बार फिर से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि कल ही 24 की चुनावी जंग के लिए दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का फेस बनाने का प्रस्ताव रख दिया। अब केजरीवाल ने समर्थन भी कर दिया। लेकिन ममता की इस मुहिम को खड़गे का समर्थन कम और राहुल गांधी का विरोध ज्यादा माना जा रहा है। सवाल यही, क्या ममता ने खेला कर दिया है? एक तरफ राहुल गांधी और सीताराम येचुरी की जुगलबंदी और दूसरी तरफ नजरें फेरती ममता बनर्जी। असहज मुद्रा में नजर आती ममता बनर्जी। उनकी ये तस्वीरें कल इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान की हैं। लेकिन बैठक खत्म होते होते ममता ने कांग्रेस को असहज स्थिति में ला दिया। कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल। परसों तक पीएम फेस के मुद्दे पर मौन दीदी कल से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी के लिए खुलकर बैटिंग कर रही हैं। ममता के इस बदले मिजाज ने राजनीति के पंडितों को हैरान कर दिया है और दीदी की इस रणनीति के मायने कुछ इस तरह निकाले जा रहे हैं। पहला, क्या खड़गे का नाम आगे कर ममता बनर्जी ने राहुल की दावेदारी पर ब्रेक लगा दिया? दूसरा, क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के गठबंधन की गांठ खोलना चाहती हैं? और इसमें पहला अनुमान हकीकत के ज्यादा करीब नजर आता है, क्योंकि पीएम पद के लिए कांग्रेस के दिल में खड़गे नहीं, राहुल हैं। मुझे लगता है जिनको जननायक इस देश में एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, राहुल जी हैं। अब इसके अलावा मैं और चेहरे ढूंढने क्यों जाऊं? मुझे लगता है जो लोकप्रियता राहुल जी की इस देश में है और जिस तरह से युवा उनके पीछे लामबंद है, मुझे तो कोई और औचित्य दिखता नहीं है। यहाँ पे हम ये चर्चा भी क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर? आप चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री? कौन नहीं चाहेगा कांग्रेस में कि वो प्रधानमंत्री बने? इसमें कोई संशय है आपको? खड़गे की दावेदारी भले ममता बनर्जी दलित फैक्टर की दलील गिनाकर दे रही हो, लेकिन उत्तर भारत में खड़गे के मुकाबले राहुल की स्वीकार्यता कई ज्यादा है। कांग्रेस का प्रस्ताव है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व यूपी में चुनाव लड़े। आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी का अपना घर है, पीढ़ियों का रिश्ता है, प्रियंका जी का रिश्ता है। ये लोग आके उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, हमारी ताकत बनेगी उत्तर प्रदेश। लड़ेंगे इसको लेकर के तौर से हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया। लड़ना न लड़ना अब राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। ये हम लोगों ने पूरे प्रदेश के लोगों ने एकमत होकर पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व पर खड़गे जी, राहुल जी पर छोड़ दिया है। इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जो बात चल रही है उसके मुताबिक जो जहां मजबूत वहां ज्यादा सीट पर लड़े। ऐसे में उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां लड़ाई सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात शामिल हैं, जहां लोकसभा की कुल 100 सीटें हैं। यानी इन 100 सीटों पर कांग्रेस के लिए खड़गे की बजाय राहुल का चेहरा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और शायद इसीलिए बैठक के बाद खड़गे पीएम पद की रेस से खुद को दूर करते नजर आए। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है? तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर दीदी की मुहिम रंग लाई तो कांग्रेस को उत्तर भारत में नुकसान हो सकता है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या दीदी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया? जी हाँ, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावित कर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या गठबंधन के दलों के बीच उन्होंने कुछ ऐसा ही काम कर दिया है? खेला होवे वाला सवाल खड़ा हो चुका है एक बार फिर से। ममता के दांव से दरअसल कांग्रेस जीतकर भी
हारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे कुछ हालात बिहार में नीतीश और लालू के भी हैं। कहा तो 6 महीने पहले नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार थे, लेकिन जब नेतृत्व की बात आई तो दीदी ने नीतीश की बजाय खड़गे का नाम आगे कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ नेताओं का मानना है कि ममता ने नीतीश कुमार को पीएम पद की रेस से बाहर करने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी खेला कर दिया ममता बनर्जी ने? मंगलवार को हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी के ठीक बगल में नीतीश कुमार बैठे थे। नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जो विपक्षी एकता के सूत्रधार बने थे। पहली मीटिंग भी पटना में हुई। गठबंधन बनने के बाद पहले दिन से ही इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं। जेडीयू के नेता कल सुबह तक नीतीश का नाम उछाल रहे थे। पटना में तो पोस्टर तक लग गए थे। लेकिन चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार खाली हाथ रह गए। ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बढ़ाया तो चर्चा है नीतीश नाराज हो गए। मैं पूर्णतः मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्री खड़गे जी का नाम सुनकर तो जरूर नाराज हुए होंगे, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री की अनुसूचित जाति विरोधी सोच एक लंबे समय से रही है। भाई बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं, वो अपने से आगे किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकते। वो चाहते थे कि वो संयोजक बने, वो चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। अब जब उनके नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है, जब बिहार की जनता का विश्वास आपके ऊपर नहीं है, तो विपक्षी घटक दलों का विश्वास आपके ऊपर क्यों? वैसे बात में दम तो है, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। और सिर्फ नीतीश ही नहीं, बैठक खत्म होने के बाद लालू, तेजस्वी जब मीटिंग से निकले तो उनके चेहरे पर भी मायूसी की झलक थी। दोनों ने मीडिया से बात नहीं की। सर, क्या बात है सर? हटिए, सामने से हटिए। बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा महीनों से हो रही है कि जब नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन मीटिंग में ममता ने जो दांव चला उससे नीतीश रेस से बाहर हो गए और इससे लालू समर्थकों के सपनों पर भी पानी फिरता दिख गया। और अब बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। फैसला क्या होगा इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन 29 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में जेडीयू की तरफ से कुछ चौंकाने वाला नतीजा सामने आ सकता है। 29 दिसंबर को दिल्ली में पहले से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय थी, लेकिन कल की मीटिंग के बाद आनन फानन में राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक बुला ली गई। इस परिषद में करीब 200 से ज्यादा नेता देश भर से शामिल होंगे और इस मीटिंग के बाद ऐसा बताया जाता है कि कोई भी सियासी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ताजा खबर हमें मिल रही है कि दिल्ली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के सांसदों से अपने आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। करीब 10 सांसद नीतीश से पहुंचे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के बाद यह मीटिंग हुई है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से गुजरता है और ऐसे विपक्ष की तरफ से अखिलेश और मायावती की दावेदारी बड़ी हो जाती है। लेकिन ममता ने खड़गे नाम का ऐसा दांव चला कि सबसे बड़े सूबे के सियासी सुरमा भी ढेर हो गए। ममता के दांव में कैसे फंस गए अखिलेश? गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में। लेकिन बैठक के बाद वक्त बदल गया।
हालात बदल गए और दीदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की पीएम रेस में एंट्री करवा दी। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब एनडीए को 64 सीटें मिली थी, एसपी बीएसपी को 15 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। फिलहाल ममता ने खड़गे का नाम आगे करके अखिलेश की दावेदारी को कमजोर कर दिया। इतना ही नहीं, इस दाव से ममता ने सिर्फ अखिलेश को ही नहीं बल्कि कांग्रेस और जेडीयू की रणनीति को भी पलट दिया। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस चाहती है यूपी में बीएसपी भी गठबंधन का हिस्सा बने। अखिलेश को साथ रखकर कांग्रेस का नेतृत्व मायावती के साथ गठबंधन की गुंजाइश तलाश रहा है, लेकिन खड़गे का नाम आगे होने से मायावती भी असहज हो सकती है। खड़गे का नाम दलित चेहरे के तौर पर आगे किया जा रहा है और अगर यूपी में कोई सबसे बड़ा दलित चेहरा है तो वो मायावती यानी बहन जी का है। हालांकि बीएसपी के नेता अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। ये मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा तो कुछ बिल्कुल है नहीं दूर दूर तक भी, पर फिर भी ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है। पर मुझे भी लगता नहीं है कुछ भी जो है, ये आपस में जो पहले वाले हैं यही समझ लें आपस में, ये मुझे तो लगता है यही टूट के बिखर जाएंगे, बहुत जल्दी कुछ होना है नहीं। पहले ये गठबंधन सिद्ध तो कर दिया, गठबंधन है, ये तो खुद ही गठबंधन नहीं है, खुद ही बिखरे पड़े हैं, खुद ही टूटे पड़े हैं। लेकिन और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी को विपक्षी गठबंधन में लाने की कांग्रेस की मुहिम को झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर हमें यह मिल रही है, राम गोपाल यादव ने कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया है कि एसपी किसी भी हालत में बीएसपी के साथ नहीं जाएगी। तो बीएसपी और एसपी साथ नजर नहीं आ सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस की मुहिम को जाहिर तौर पर यह झटका लग गया है। ममता ने पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया तो केजरीवाल ने समर्थन जताया, लेकिन खुद केजरीवाल की पार्टी का कांग्रेस के साथ गणित सेट नहीं हो पा रहा। तो क्या दीदी ने केजरीवाल को भी अपनी गुगली में फंसा दिया? एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करती इन तस्वीरों को 24 घंटे भी नहीं बीते और उससे पहले पंजाब में कांग्रेस एकला चलो का गीत गुनगुना रही है। पंजाब की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके हिसाब से पंजाब में एटलीस्ट अलायंस नहीं होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो मैंडेट पंजाब के लोगों ने दिया है वो है हमें ओपोजिशन का मैंडेट, और मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को बिल्कुल पंजाब में अलायंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे पार्टी का नुकसान भी होगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ऐसे वक्त में दूरी बना रही है जब कल ही इंडिया गठबंधन की बैठक में पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम निकलकर सामने आया, जिसे ममता ने आगे बढ़ाया और फिर केजरीवाल ने जोर लगाया। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी भी पंजाब में कांग्रेस के साथ जाने को तैयार नहीं है, जबकि दिल्ली में गठबंधन को लेकर चर्चा के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पार्टी 24 में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर कैसे तैयार हो गई, जबकि दोनों तरफ से जमीन पर माहौल मुफीद नहीं है। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन उससे एक दिन पहले 18 दिसंबर को ममता बनर्जी ने केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात की इन तस्वीरों को केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, ममता दीदी से शिष्टाचार मुलाकात हुई, इस दौरान उनसे देश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सवाल उठ रहे हैं, आखिर दीदी और केजरीवाल में ऐसी क्या राजनीतिक बात हुई कि एक दिन बाद ही केजरीवाल ने खड़गे को पीएम फेस बनाने की दीदी की मुहिम का खुलकर समर्थन किया, और वो भी तब जब केजरीवाल से मुलाकात से पहले पीएम पद पर ममता की राय जुदा थी। तो क्या ममता ने केजरीवाल के साथ मिलकर राहुल की पीएम पद पर दावेदारी को कुंद कर दिया है? आखिर दीदी के दिमाग में क्या चल रहा है? एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सवाल यही कि क्या ममता बनर्जी ने खेला कर दिया अपने गठबंधन के सहयोगियों के ही साथ? इंडिया गठबंधन की छतरी तले भले ही कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट एक साथ हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की चुनौती है। क्या खड़गे का नाम आगे कर ममता ने कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की गांठ खोल दी है?
ऐसा कुछ नहीं बोला, हम थे बगल में। क्यों उनके मुंह में बातें डाल रहे हो आप? ऐसा कोई एजेंडे पे नहीं आई बात। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब दीजिए। सीताराम येचुरी ने तो पत्रकारों के पूछे उम्मीदवार होते नहीं है। साफ है कि जिस पिच पर ममता ने बैटिंग की उस पिच पर लेफ्ट के नेता खेलना नहीं चाहते। अब बंगाल में गठबंधन बनने से पहले ही इतना मतभेद है तो पता नहीं ये गठबंधन आगे क्या। खबर अब तक पहुंचाई थी और अब पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि भी हो रही है। जेडीयू के महासचिव और नीतीश के करीबी संजय झा ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए नाराजगी पर मुहर लगा दी है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर, एबीपी न्यूज से बात करते हुए संजय झा ने जो बातें कही हैं, खरगे के नाम पर हम लोगों से बात नहीं की गई थी। खरगे का नाम आगे किया गया दलित पीएम चेहरे के तौर पर, लेकिन इसके अलावा क्या कंक्रीट कल की मीटिंग में निकला? नहीं, कल के मीटिंग में तो लार्जली मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग पे बात हुई और जो नीतीश जी ने भी रखा कि स्टेट लेवल पे इमीडिएटली ये हो जाना चाहिए, वो शुरू हो जाएगा। वो खरगे जी वाली बात है, तो वो कोई डिस्कशन एज सच किसी से कुछ हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने नाम वहाँ रखा, लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन तो कभी हम लोगों से कोई चर्चा हुई नहीं थी। पर सवाल ये है कि पीएम चेहरे के तौर पर तो पिछली 3 मीटिंग में कोई बात ही नहीं हुई है। सबसे पहला मुद्दा था कन्वेनर बनाए जाने का, संयोजक बनाए जाने का, उस पर चर्चा नहीं होती है। कट टू स्किप 4th मीटिंग में सीधा पीएम के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी नाम लेती हैं। तो क्या नीतीश कुमार को कम आंका जा रहा है इंडिया अलायंस की मीटिंग? मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देता हूँ कि नीतीश कुमार, देखिए कहीं कुछ कोई बोल दिया हमारे पार्टी से या कोई बात हो गई, वो हर एक पार्टी के लोग अपने नेता को देखना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार डे 1 से कह रहे हैं वो किसी चीज़ के दावेदार नहीं। नाराज हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों। गलत, बिल्कुल ही गलत। सारा मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग के बाद वहाँ से नीतीश जी निकले। बात अब अयोध्या की। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नियमित पूजन के लिए जिन 20 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें 7 छात्र कारसेवकपुरम के श्री राम वेद विद्यालय के हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी यहां पहुंचे, उन्होंने जाना कि तैयारी कैसे चल रही है। अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि नज़दीक आ रही है। ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, पूरी अयोध्या सज रही है और संवर रही है। यही नहीं, अयोध्या की हवा में वेदों की ऋचाओं के स्वर भी सुने जा सकते हैं। इस वक्त मैं श्री राम वेद विद्यालय में हूँ। ये वही वेद विद्यालय है जहाँ से उन छात्रों का चयन हुआ है जो रामलला के विराजमान होने के बाद में पूरा जो पूजा अर्चना का कार्य है वो करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो छात्र हैं यहाँ लगातार वेदों पुराणों का अध्ययन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए ये छात्र हैं और यही वो विद्यालय है जहाँ के 7 छात्र रामलला के विराजमान होने के बाद इसी प्रकार से भगवान का लगातार पूजा और अर्चना करते रहेंगे। इनको प्रशिक्षण देने वाले आचार्य मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज, हमको पहले तो अपना पूरा परिचय दे दें। नारद भट्टराई, श्री राम वेद विद्यालय में अध्यापक हूँ और मणिपुर का रहने वाला हूँ। कितने साल से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? मैं यहाँ 2004 में आया था। उस अध्ययन यहीं हुआ। उसके पश्चात मैं 2011 से अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, और कितने छात्र गुरुजी यहाँ अगर मैं कहूँ एक वक्त में यहाँ अध्ययन का कार्य करते हैं? 40 बच्चे बराबर रहते हैं। आवासीय विद्यालय है, बच्चे यहीं रहते पढ़ते हैं और बच्चे एडमिशन लेने आते 5वीं पास। उसके बाद 6ठी से हम लोग इंटर तक की पढ़ाई हम लोग यहाँ कराते हैं। उसके बाद फिर बच्चे विश्वविद्यालय इत्यादि में अग्रिम पढ़ाई के लिए जाते हैं और यहाँ वेदों की पढ़ाई होती है और बच्चे आगे जाके वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं। जो लुप्त हो रही है वेद विद्या है, इसका प्रचार प्रसार और संरक्षण संवर्धन के लिए हम लोग कार्यरत हैं और जो वेद विद्या है ये पुनः भारतवर्ष में स्थापित हो, देश के कोने कोने तक, गांव-गांव तक वेद ध्वनि गूंजे, इसी के लिए हम लोग कार्यरत करते हैं। आप भी मौजूद रहेंगे? देखिए, हरी इच्छा।
तो गुरुजी बता रहे थे कि किस तरह से लगातार श्री राम वेद विद्यालय में जो छात्र हैं उनको अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जा रहा है। ये सभी छात्र वेदों में, पुराणों में और दूसरा जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के रीति रिवाज हैं, जो पूजन विधि है, उनमें पारंगत हो रहे हैं और आगे जा कर के इन्हीं में से कई सारे छात्र आपको देश के बड़े बड़े मंदिरों में पूजा कार्य करते भी नजर आएंगे। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। और वेद विद्यालय में वेद का ज्ञान लेने वाले छात्रों से भी संजय त्रिपाठी ने बातचीत की है, जो देश के अलग अलग इलाकों से आकर यहां पर ज्ञान अर्जन करते हैं। श्री राम वेद विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का अनुभव क्या है, ये हम इन्हीं छात्रों से समझेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल मिश्र है। अतुल कहाँ के रहने वाले? मैं सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? ये मेरा 5म वर्ष है इस बार जी। यहाँ पे हम शुक्ल यजुर्वेद पढ़ते हैं, माध्यन्दिनीय शाखा, और अन्य विषय भी पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश, गणित, मैथ, ये सब हुआ। कितनी उम्र है आपकी? मेरा इस वक्त 16 साल है। 16 साल है। आपके साथ के कई बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर कर रहे होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों से, आप यहाँ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या अनुभव महसूस करते हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि हम जैसे कि हम लोग यहाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, अपने सनातन धर्म को बचा रहे हैं, और इंग्लिश भी साथ में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये धार्मिक शिक्षा ही नहीं ग्रहण करते बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा और जो अंग्रेजी और अन्य भाषाएं हैं उनकी भी पूरी शिक्षा लेते हैं आप लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श है। आदर्श कहाँ के हैं? मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह का अध्ययन कार्य करते हैं? यहाँ हम वेद पढ़ते हैं, अन्य सारी विषय पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग वेद इसलिए पढ़ते हैं कि हम लोग को धर्म को बचाना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है, और हमारे वेद को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ाई करने के बाद अनेक विद्यालय में जाएंगे, विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ हम लोग जाकर वेद के बारे में बताएंगे उन लोग को। इस तरह हम लोग केवल पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी काम करते हैं। आपका नाम क्या है? नाम इस वाजपेयी है, हरदोई से, जिला हरदोई है। यहाँ हमको 5 साल रहते हो गया है। वेद अध्ययन करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा भी करते हैं। अगले यूनिवर्सिटी में इसीलिए जाते हैं, यहाँ भी अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। वेद, पुराण और धार्मिक किताबों की बिक्री भी इन दिनों बहुत तेज हो गई है। मनोज्ञा लोहिवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुना नहीं कहीं बहुविधि बहुसंता। लेकिन सच तो ये है कि रामायण को न जाने कितने स्वरूपों में देखा गया है, पर आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रामायण की बिक्री यकीन मानिए 5 गुना से ज्यादा हो गई है। और ये बात सिर्फ अयोध्या की है। मैं इस समय हूँ एक ऐसी दुकान में जो रामपथ पर है और 100 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, लेकिन वहाँ पर इस समय रामचरितमानस, रामायण, वो चाहे तुलसीदास द्वारा रचित हो या फिर वाल्मीकि जी द्वारा, बिक्री कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि दुकानों में अभी रिपेयरिंग का तो माहौल जारी है, उसका काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ खरीदारों की संख्या उसी तरह से बढ़ती चली जा रही है। दुकानों में इस समय भले ही हर तरह की सजावट जारी हो या फिर मेंटेनेंस का काम जारी हो, लेकिन उसके साथ जब से राम जन्मभूमि में मंदिर बनने की स्थापना की खबर आई है उसके बाद से बिक्री बढ़ती चली जा रही है। शुभम हमारे साथ है, शुभम त्रिवेदी। ये बताइए कि किस तरह से गीता प्रेस की किताबों की मांग कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और किस तरह की? मैम, गीता प्रेस की मांग जो है पहले से जो है ज़्यादा हो गई है, और जो है गीता प्रेस जो है नए नए तरीके से नई प्रिंटिंग प्रेस को ला के मतलब उन्होंने अभी जल्द ही जो है लगभग 3.5 करोड़ की मशीन को लाया है, और जो है कलर प्रिंटिंग में लाया है। और मोदी जी भी जब गए थे तो 1600 की एक रामायण उन्होंने जो है लॉन्च की थी, जो कि 4 प्रिंटिंग में थी। और जो है रामायण की पहले से जो है बिक्री बहुत बढ़ गई है, लगभग मान के चलिए कि 5 टाइम्स तो हो ही गई है। पहले नियर अबाउट मेरे पास लगभग 5,000 के करीब रामायण बिकती थी लगभग साल भर में, अब लगभग वो कम से कम 20-25 हज़ार के करीब हो गई है। इसका मूल्य कितना है, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है? किस तरह की किताबें ज़्यादा, छोटी बड़ी, कौन सी ज़्यादा बिकी? नहीं मैम, पहले जब जीएसटी जो है उन्होंने लागू करी थी कि हम धार्मिक पुस्तकों पे नहीं करेंगे, लेकिन जो पेपर इस समय जो है जीएसटी लागू करें हैं तो लगभग नियर अबाउट 8% या 10% के करीब उन्होंने बढ़ाई थी, तब बढ़ी थी रेट। तो फिर बाद में ये जो आप रामायण देख रही हैं ये पहले 450 की थी, लेकिन जब मोदी जी गए तो ये फ़ायदा मिला कि ये जो है 50 रुपये कम करके 400 रुपये में मिली, और फिर ये 300 वाली है, इसका भी रेट बढ़ा था।
लेकिन मोदी जी जब गए तो सारी जो है कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने लगी रेट में। सारे लोग हैं हमारे साथ, कौन सी तरह की किताबें आप खरीदते हैं, क्या क्या खरीदा है जरा बताएं। धार्मिक पुस्तकें हैं और हम लोग यहाँ अयोध्या जी में अपना पांडित्य क्षेत्र भी है, पांडित्य पूजा पाठ भी करते हैं और कुंडली वगैरह भी निर्माण करते हैं। तो जहाँ तक बात है धार्मिक पुस्तकों की, तो हम लोग रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें हैं और पंचांग वगैरह ये सब खरीदते रहते हैं यहाँ पे। दुकानों में अभी मरम्मत का काम जारी है, तो बहुत सारी दुकानों पे आपको बाहर इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे, होर्डिंग मिल जाएंगे, और वहीं उसके साथ दूर दराज से आने वाले लोग भी हैं जो आते हैं यहाँ पर किताब खरीदने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या किताबें खरीदी हैं यहाँ पर? हम अमेठी से आ रहे हैं और यहाँ पर मैं रामचरितमानस लिया हूँ और मैं विगत कई वर्षों से अयोध्या आ रहा हूँ, लेकिन जब से राम जन्मभूमि पूजन हुआ है, भूमि पूजन हुआ, उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं दिनों दिन। और जब से अब धीरे धीरे गर्भगृह में विराजमान भी होने वाले हैं श्री रामचंद्र जी, तब से हम देख रहे हैं यहाँ पर और ज़्यादा सजावट हो रहा है। यहाँ पर उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था, हर एक किताबों का महत्व इसलिए बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं कि भले ही यहाँ पर सारी दुकानों में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ उसी तरह से अलग अलग दुकानों में आने वाले लोगों की संख्या, ये जैसे दुकान आपको मैं बताऊं ये 400 वर्ष पुरानी है और यहाँ पर भी उसी तरह से कई गुना ज़्यादा बिक्री बढ़ी है। मैम, रामायण खरीदने का क्या कारण, कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या करती हैं आप? जी, मैं जया मिश्रा श्रीधाम अयोध्या जी से, मैं कथा व्यास हूँ और मैं अभी ले रही हूँ श्री रामचरितमानस जो ज्वाला प्रसाद की है। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि हमें ग्रंथ है संस्कार और संस्कृति से जोड़े रखता है, जिससे हम कोसों दूर होते जा रहे हैं आज के युवा। और जैसे कि जो हमारा सनातन धर्म भारतवर्ष है, तो मूल चीज़ है भगवान जहाँ गए वो तीर्थ हो गया, जहाँ जन्म लिए वो जन्मभूमि हो गई। जो उन्होंने कहा वो गीता में लिखा गया, रामचरितमानस में लिखा गया। रामचरितमानस लेने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और भगवान जिन्होंने सृष्टि को बनाया, हमें बनाया, इसलिए अपने हम संस्कृति, विशेष संस्कार संस्कृति की बात है, इसलिए मैं रामचरितमानस ले रही हूँ कि भगवान की कृपा मिले। कहते हैं राम मंदिर की कितनी बड़ी भूमिका है इस बिक्री के बढ़ने में? बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म, हमारी राम मंदिर जो विरासत है, धरोहर है, जो 500 वर्ष विगत वर्षों से जो आज ये सपना प्रोसेस की ओर है, पूर्ण होने जा रहा। मंदिर करीब करीब बन गया, कंप्लीटेड है, पूरी तैयारी चल रही है और 22 जनवरी 2024 में ओपनिंग उद्घाटन है, तो आपको बधाई भी हो। दूसरी बात की कहते जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जब भगवान की कृपा हो जाए कि धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता धर्म उसकी रक्षा करता, क्योंकि हम अदर धर्म की तरह नहीं है, हम वो धर्म की तरह है, राजनीतिक विषय नहीं है। परंतु कहना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम संसार के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं तो खर्च भी बहुत बड़ी बात होती है। मैम, क्या खरीदा आपने? पंचांग खरीदा, कैलेंडर खरीदा, क्या पहले से ज्यादा खरीदने लगे हैं या पहले जैसे ही खरीदते हैं? या राम जैसे हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहीं के, यही पहले जैसे। क्या क्या आपके लिए बदल रहा है? बहुत कुछ बदल गया मंदिर, अरे बहुत कुछ बदल गया। देखिए, आपको मैं बताऊं, ये 400 वर्ष पुरानी दुकान की खासियत ये है कि यहाँ पर बाबा कितने साल से आप दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं? भैया हमारी दुकान बहुत पहले बहुत समय से लगा रहे हैं। और ये अभी सबसे ज्यादा बिक्री किस तरह की किताबों की हो रही है, क्या कारण? लोगों का प्रेम है धर्म के प्रति। यहाँ पर जो किताबों की बिक्री बढ़ रही है, ये अपने आप में एक संदेश है पूरे देश के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी तक हो सकता है किताबें तो खरीदते थे, लेकिन धार्मिक और ग्रंथ की किताबों को खरीदने में कभी कभी सोचते थे, पर अब वो सोच ही बदल गई है। इसलिए जितने लोग आ रहे हैं वो यहाँ से एक पुस्तक जरूर लेकर जा रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।